नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत। संत समाज में शोक की लहर। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि। संतों की मांग पर सीबीआई जांच का दिया आश्वासन। बुधवार को दी जाएगी समाधि। लखनऊ में साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित। लोगों ने किया सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली का स्वागत। मुख्यमंत्री योगी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित। प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कार्यक्रम में की शिरकत। किसान यूनियन ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के संभल में डॉक्टर की लापरवाही बड़ी नवजात पर भारी। निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हुआ हंगामा। नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज ने किया अस्पताल को सील। चलिए फिलहाल सीधा रुख करेंगे मुरादाबाद की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। जैसे मुरादाबाद की उन विधानसभाओं में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पैरवी करके विकास योजनाओं को लेकर के आते हैं। अगर वही कार्य 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता ठाकुर द्वारा से, तो विकास की वही गंगा ठाकुर द्वारा विधानसभा में भी पहुंच पाई होती। लेकिन भाइयों बहनों, इस सब के बावजूद सरकार विकास की योजनाओं को लेकर के आपके पास आई है। विकास की योजनाओं के लिए परिश्रम करना पड़ता है। शासन में बार बार जाकर के अपनी बात को रखना पड़ता है। स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करना होता है और तब विकास आता है। कोई विधायक भाजपा का ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 1500-2000 करोड़ रुपए से कम के कार्य न कराए हो। लेकिन जहां पर विपक्ष के विधायक हैं, उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं। उनके लिए विकास तो केवल स्वयं का विकास होता है। उनके लिए विकास तो सिपाही खानदान का विकास होता है। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उनका शव अल्लापुर में बाघंबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला है। तो वहीं अब महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इस दौरान प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर में पुजारी और उनके बेटे को हिरासत में लिया। तो वहीं प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी 306 के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई है। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महेंद्र नरेंद्र गिरी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज से
और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे। उनका इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में उनके बाघंबरी मठ पर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव भी उपस्थित रहे। तो वहीं पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। तो वहीं श्रद्धांजलि देने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अंतिम दर्शन के बाद कहा कि साधु संत चाहेंगे तो इस मामले की सीबीआई जांच होगी। कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नजर आती है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को बुधवार को समाधि दी जाएगी। पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत। यूपी के वाराणसी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से वे पूरी तरह से स्तब्ध हैं। कुलपति तिवारी ने कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि जो कोई भी इस मामले में दोषी है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बाघंबरी मठ के इलाहाबाद में प्रवास करने वाले जो है महंत नरेंद्र देव गिरी का इस तरह से अपना जो सुसाइड आत्महत्या कर लेना बहुत से सवालों को खड़ा कर रहा है। जो पत्र में लिखा गया है कि उनके 3 जो है शिष्य थे प्रताड़ित कर, ये शिष्य प्रताड़ित कर रहे तो महंत जी को जो इसके बारे में जो है एक्शन लेना चाहिए था। अपनी प्राण की आहुति देने की क्या जरूरत आन पड़ी, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्वयं ही स्तब्ध हुई इस घटना को सुनने के बाद। एक संत, एक महंत जितना योद्धा, बहुत ही विद्वान आज जो है धरती पे नहीं रहा। और उन जो है जो तीनों हैं, जो भी हों, सरकार को चाहिए कि ऐसी स्थिति में इनकी सीबीआई जांच करे और जो भी अभियुक्त हो उनको दंडित करे। – 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में इस बार यूपी के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। इसी बीच लोकसभा चुनाव में मिली हार और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से आलाकमान कुछ कठोर फैसले लेने पर भी मजबूर हुआ है। इसी को लेकर विधानमंडल दल की नेता और रामपुर सीट से विधायक आराधना मिश्रा मोना से 7 टीवी ब्यूरो हेड अमृत सिंह ने की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस किस स्थिति में है और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाया, उसको किस तरीके से देखती हैं आराधना जी? आराधना जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि प्रदेश सरकार, योगी सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हुए और उन्होंने पिछली सरकारों पर भी कटाक्ष करते हुए अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल को ये कहा है कि ये इस कार्यकाल के तहत उनको 2022 में जनता फिर से चुनने वाली है। देखिए, पहली बात तो बहुत सारी घोषणाएं करना
और जनता से किए वायदे पूरे करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास के साथ आई थी, कहीं भी एक भी वायदा धरातल पे पूरा होता नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात थी कानून व्यवस्था का मामला था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया था। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि जिस प्रदेश में बेटियों को जिंदा जला दिया जाता हो, क्या यही रामराज की कल्पना की थी? पूरी तरह से असफल रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। निवेश की बात करी, बहुत ढोल पीटे गए, कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, पर मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को नौकरी मिली। आज अगर नौकरी की बात नौजवान करता है, सवाल पूछता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस उन्हें डंडे मार करके उनको जेल में बंद कर देती है। अगर आप महंगाई की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो स्टेट का अपना टैक्स है, अगर सरकार को ज़रा भी चिंता होती मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों की, तो कम से कम महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कुछ तो सरकार करती। पर हर विषय पे किसानों का इतना बड़ा मुद्दा है, छुट्टा जानवर का इतना बड़ा मुद्दा है, मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट करने के बजाय सीधे सीधे सरकार ने कहा कि छुट्टा जानवर से किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार का जवाब है मेरे सवाल पे। तो पूरी तरह से किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के बेरोज़गारी पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, महंगाई पर सरकार असफल हो चुकी है। लेकिन मैम, जहाँ तक योगी जी की बात है, योगी जी ने एक मीडिया से बात करते हुए ये भी बोला कि प्रदेश में ये इतिहास रचा जाएगा कि अभी तक प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार किसी पार्टी ने सरकार बनाई हो। लेकिन उनका दावा है कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, महिला सुरक्षाकरण हो या फिर बेरोजगारों को, जैसे आपने कहा कि रोजगार भी नहीं मिले हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने संकल्प पत्रों को ज़्यादातर कोशिश की है कि उसको धरातल पर लाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किया था अपने संकल्प पत्रों में, उन्होंने उन कामों को भी किया है। और लगातार उन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा पर भी कटाक्ष किया है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और 403 विधानसभा में 350 से ज़्यादा सीटों का दावा पेश करने वाली सरकार ये कह रही है कि अगले चुनाव में ये कांग्रेस और सपा बसपा को स्पष्ट करना है कि वो जनता के पास किन मुद्दों से जा रहे हैं। तो अगर बात करें 2022 के चुनाव पर, कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो प्रमुख मुद्दे हैं और किसी भी प्रदेश की जनता के लिए जो अहम बातें हैं, सबसे बड़ी बात तो महिलाओं की सुरक्षा की है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमने लगातार महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया। उन बेटियों को, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे शाहजहांपुर की बेटी हो, हमने उसका अधिकार दिलवाया, लड़ाई लड़ी उसकी। तो प्रमुखता हमारी जो कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध हैं, ये एक प्रमुख मुद्दा होगा। इसके साथ साथ किसान के जो उसकी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोज़गारों का रोज़गार और अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रदेश की सुधारे, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे और इन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैम, कांग्रेस की सरकार, केंद्र में लगातार कांग्रेस की सरकार रही और लगातार लोगों का समर्थन भी हुआ। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा की, या 2014 में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गई, जनता में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी थी। या ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष, जब भाजपा मजबूत हुई तो कांग्रेस से भी कुछ नेताओं का जाना, और केंद्र में आने के बाद भाजपा ने भी बहुत से ऐसे कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो कांग्रेस क्या एकला चलो, मतलब अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन किसी पार्टी के साथ करना चाहेगी? देखिए, हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि हम अपनी सोच, जो कांग्रेस की सोच है, उस सोच के साथ जो दल साथ चलना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। पर हमारी जिस तरह से हमने अपने संगठन की तैयारियां हमारी चल रही हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें अगर कोई साथ आना चाहता है उसका स्वागत है, पर हम अकेले लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं आज की तारीख में, और हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, उस टूटे हुए विश्वास को हम वापस लाएंगे। और उत्तर प्रदेश के गौरव, जिस तरह से कोविड के समय जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे पर केवल देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्तर प्रदेश का जो गौरव समाप्त हुआ है, उस खोए हुए गौरव की लड़ाई हम लड़ेंगे और उसको वापस लाएंगे।
मैम, बात करें आपकी विधानसभा की, रामपुर खास की, तो वहाँ लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप अक्सर जाती भी हैं, जनता की समस्याओं को भी सुनती हैं। तो ऐसा प्रदेश में किन किन जगह पर ऐसा है जहाँ पर आप खुद कोशिश करेंगी कि वहाँ पर जाएं और जनता के संपर्क में खुद आने की कोशिश करेंगी अपनी विधानसभा के अलावा, कि लोगों की समस्याएं सुन सकें कि आखिर वो 2022 में पार्टियों से क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए, लगातार हम लोग के दौरे शुरू होने वाले हैं और इसके अलावा भी अभी भी जहाँ पे भी पार्टी जो जिम्मेदारियाँ देती है, हम सभी जो पदाधिकारी हैं जो इन पदों पे बैठे हैं, हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। केवल मैं रामपुर खास की जनता का तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कर्ज़ है उस जनता का मेरे ऊपर, जो उनका इतना आशीर्वाद मेरे पिता को भी रहा, मुझे भी रहा, और मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदों को। पर उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से बहुत सारे हमारे साथी कार्यकर्ता, कांग्रेस से जुड़े लोग आते हैं और जो हर संभव मदद होती है हम उनका करने का प्रयास करते हैं और भविष्य में भी जहां आवश्यकता होगी हम लोग जनता के साथ रहेंगे। हमारे साथ आराधना जी थी, उन्होंने बताया कि 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किन किन सफलताओं को और किन विफलताओं को छुआ है। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है योगी सरकार पर भी। आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस की और क्या रणनीति बनती है, इस पर आराधना जी ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने ये अपने बैठकों में भी जाहिर किया है कि अगर कोई दल साथ में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह। भाजपा के बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर मीडिया से रूबरू हुए, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रदेश की जनता की परवाह की। जो लोग कोरोना काल को लेकर सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, वास्तविकता ये है कि वे लोग कोरोना की लहरों के दौरान खिड़की से भी बाहर नहीं झांक सके। सिंचाई की परियोजनाओं के माध्यम से होता रहा। पहली ये पंचवर्षीय योजना है, ये पहली 5 साल की सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार कहीं दिखाई नहीं दिया, और जो उनके पुराने जो परियोजनाएं थी उनको हम समयबद्ध तरीके से उनको पूर्ण कराने में सफल हुए। चाहे अर्जुन सहायक हो, चाहे भौरत डैम हो, ऐसी तमाम परियोजनाओं को हमने पूर्ण कराया जो जनता के लिए हितैषी थी, जनता के लिए महत्वपूर्ण थी। चाहे बिजली को लेके हो, पिछले 75 साल देश को आज़ादी को हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी गांव और कस्बे और मजरे और घर अभी भी अंधेरे में थे। चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। राजधानी में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी के बनी पार्क थाना इलाके में एक फायरिंग की घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक को 4 बदमाशों ने गोली मारी है, जिसमें इस युवक की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत भी हो गई। जानकारी मिल रही है कि बदमाशों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, उसके बाद उस पर फायरिंग की। इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में युवक ने अपना दम तोड़ दिया है। एक बड़ी दुर्घटना ये बताई जा रही है। युवक अजय यादव इस युवक का नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि घटना के बाद राजधानी में A क्लास श्रेणी की नाकाबंदी फिलहाल की गई है। हथियारबंद पुलिसकर्मी नाकाबंदी में उपस्थित हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यादवेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात राजधानी के बनी पार्क थाना क्षेत्र के पास, फिलहाल A क्लास नाकाबंदी करके जो हमलावर हैं वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्या ये पूरा प्रकरण यादवेंद्र विस्तार से समझाएं? देखिए जैसी बिल्कुल ये जो बनी पार्क थाना इलाके के जो राम मंदिर की जो पूरी घटना है, वहाँ का पूरा ही घटनाक्रम है। जब यहाँ पर कुछ 4 जो बदमाश है वो अचानक से आते हैं बाइक पर सवार होकर के, और आने के बाद एक युवक है अजय यादव, उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उस पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग करके ये सभी बदमाश जो है मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना के बाद जो युवक था उसको यहाँ पर एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस घटना के बाद में पूरे जयपुर शहर के अंदर जयपुर कमिश्नरेट की ओर से
1 क्लास ट्रेनिंग की जो है नाकाबंदी यहाँ पर की गई है और जो हथियारबंद जो पुलिसकर्मी है वो इस नाकाबंदी के अंदर मौजूद है और यह तमाम जो वाहन है उनको भी यहाँ से चेकिंग करके यहाँ पर उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल जो मृतक जो युवक है उसका नाम अजय यादव बताया जा रहा है, प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उससे। लेकिन घटनाक्रम क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और क्या इनकी आपस में रंजिश थी, इन सब चीज के पहलुओं को लेकर के फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है, वेस्ट जिला पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौके पे है और वो तमाम तथ्यों की जानकारी जुटाते हुए इन बदमाशों की यहाँ पर तलाश में जुट गई है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो शांत इलाका माना जाता है बनी पार्क और वहां पर इस तरह की घटना होना अचंभे से भी यहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि विगत दिनों बिल्कुल यहाँ पर वेस्ट जिले के अंदर एकदम शांति बनी थी, लेकिन अचानक से इस तरह की जो घटना होती है उसने इस पूरे माहौल को फिर से अस्त व्यस्त कर दिया। जो आसपास के जो लोग थे इस घटना के बाद सहम गए हैं, लेकिन घटना के बाद से जयपुर पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो गई और हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ पर नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की यहाँ पर तलाश की जा रही है। बिल्कुल जी, चलिए यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।